दोस्तों नमस्कार। आजाद भारत में कितने मौके आए जब इस देश के राष्ट्रीय नेता सड़क पर पैदल चलते हुए दिखाई दिए हों। इस देश के भीतर में आजादी के बाद कितने मौके आए जब गांधी नेहरू परिवार से या उस परिवार की विरासत और उसकी चकाचौंध को समेटे हुए उसी परिवार से कोई शख्स सड़क पर चलता हुआ नजर आए। यानी ना तो चकाचौंध है और ना ही चकाचौंध की ताकत है, ना ही सत्ता को लेकर कोई आहट है, ना ही राजनीति की तिकड़मों की कहीं कोई बिसात है। नेता छूट रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं और उस जन समुद्र के बीच ओस के मोती के समान अगर राहुल गांधी हर किसी को गले लगा रहे हैं तो सवाल यह नहीं कि भारत को एक नेता मिल गया, सवाल यह भी नहीं कि आने वाले वक्त में कांग्रेस की जीत पक्की हो गई, सवाल यह भी नहीं कि भारत की राजनीति करवट ले रही है। सवाल पहली बार यह है कि इस देश के भीतर वो जो आम जन है, जो आम लोग हैं, उनके भीतर जो भी अभिव्यक्ति है वह खुले तौर पर एक नेता के साथ न सिर्फ प्रकट हो रही है बल्कि वह एक सरोकार के साथ दृश्य की तरह कमोवेश हर राज्य दर राज्य, हर जिले दर जिले घूमती हुई दिखाई दे रही है। और एक ऐसे वक्त में जिस वक्त सत्ता की ताकत अपरंपार है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, एब्सोल्यूट पावर है, और इन सब के बाद पार्लियामेंट का क्या महत्व है इस देश के भीतर में, यह सवाल सड़क पर गूंजने लगे। इस देश के भीतर में जो स्वायत्त संस्थान है, इस देश के भीतर में जो संवैधानिक संस्थान है, इस देश के भीतर में जो मीडिया की भूमिका है, इस देश के भीतर में चुनाव लड़ना और उस चुनाव को अमल में लाने के लिए जो संस्थान जिस तर्ज पर काम करे और उसमें शुमारी अगर इलेक्शन कमीशन की भी हो जाए तो भी क्या वाकई नीचे से ऊपर तक या भारत के मानचित्र पर जिस तरीके से कश्मीर से कन्याकुमारी या कन्याकुमारी से कश्मीर का जो रास्ता चल निकला है उसके भीतर आपने एक क्षण भी यह महसूस किया नहीं होगा कि दरअसल यह कोई पॉलिटिकल यात्रा है। बावजूद इसके इस देश में राजनीति इस देश के भविष्य को तय करती है, यहां के लोगों की जिंदगियों को तय करती है, और अपने वोट डालने के बाद सारे अधिकार जब पॉलिटिकल पार्टी को दे दिए जाते हैं और उसकी सत्ता भी ये मानकर चलती है जब जनता ने हमें चुन लिया तो फिर कोई दखल दे नहीं सकता है, समूचा पावर हथेली पर नाच रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो जन समुद्र है उसके बीच में जो सवाल लगातार चल रहे हैं और कांग्रेस जिसके पास राजनीतिक तिकड़म करने की अब कोई वजह नहीं और कोई रास्ता नहीं, वो एक ऐसे रास्ते को तलाश रही है जहां पर राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि उनका मोदीकरण हो जाए, वो नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस का बीजेपीकरण हो जाए। कांग्रेस के कारपोरेटीकरण को बीजेपी ने आत्मसात कर लिया। जो राजनीतिक सत्ताएं इस देश के भीतर में चलती थी, जिसमें कहीं ना कहीं इंटरप्रेन्योरशिप होती थी, जहां कॉरपोरेट का जिक्र होता था, जहां इस देश की विकास को बाजार और आवारा पूंजी के साथ जोड़कर देखा जाता था, ध्यान दीजिए एक झटके में इस देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी बदल रही है। और यह बदलाव क्या भारत की राजनीति को बदल देगा या इस देश के लोगों को बदलने की प्रक्रिया में आने वाले वक्त की राजनीति बदल जाएगी? यह सवाल आज 3 मायनों में सबसे महत्वपूर्ण है। कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक दल है, लेकिन उसके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खड़ा है जो खुद को सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के तौर पर न सिर्फ देखता है बल्कि बताता भी है, और विचारधारा के तौर पर या फिर किसी भी काम को जब वो हाथ में लेता है तो जिक्र हमेशा एक ही होता है कि दरअसल हम ही सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य करते हैं और इस देश के भीतर में सबसे बड़े परिवार को समाहित किए हुए हैं जो लोगों का परिवार है। लेकिन ध्यान दीजिए बीते 8 बरस के दौर में आरएसएस की जो विचारधारा है वो सरोकार के तौर पर आपको इस देश में किसी भी घटना के साथ जुड़ी हुई नजर नहीं आई होगी। किसान संघ किसानों के साथ नहीं था, मजदूरों के साथ भारतीय मजदूर संघ नहीं था।
इस देश के आदिवासियों के मुश्किल हालातों में आदिवासी कल्याण संघ गायब था। इस देश के भीतर में धर्म की परिस्थितियों को लेकर, चाहे वो मंदिर का दरवाजा हो, अयोध्या में मंदिर निर्माण हो, या सोमनाथ या केदारनाथ का कपाट खुलने की प्रक्रिया हो, या फिर मथुरा का जिक्र हो, या बनारस का जिक्र हो, महाकाल का जिक्र हो, या तिरुपति का जिक्र हो, लेकिन आपने विश्व हिंदू परिषद की भूमिका इस दौर में देखी नहीं होगी। इस दौर में देश के सामने जो भी मुश्किल आई, उसमें राजनीतिक सरोकार गायब हुए और सामाजिक सांस्कृतिक संगठन कहने वाले आरएसएस की भूमिका धीरे धीरे समाप्त सी नजर आने लगी, क्योंकि गवर्नेंस जिस शख्स के पास थी वह प्रचारक ही था, और उसने पाठ यही पढ़ाया कि दरअसल संघ को कोई हरकत करने की जरूरत नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टी इस देश के भीतर में जिसने राजनीति का ककहरा इस देश को पढ़ाया, दिखाया, समझाया, सत्ता भी भोगी और पहली बार सबसे कमजोर होकर विपक्ष में बैठी भी हुई है, उसका नाम अगर कांग्रेस है, और उस कांग्रेस की विरासत अगर नेहरू गांधी परिवार के साथ है, तो उस चकाचौंध और उस ताकत के और राजनीतिक दल के दायरे के भीतर कुछ बातों को गौर कीजिए। झटके में सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर कांग्रेस नजर आ रही है, वो राजनीतिक तौर पर नजर नहीं आ रही है। आप कह सकते हैं राजनीतिक तौर पर कांग्रेस हार चुकी है। और सही मायने में जब अन्ना आंदोलन हो रहा था, उस वक्त कांग्रेस की सत्ता थी और इस देश के भीतर एक हल्की सी लकीर बार बार दिखाई देती थी। इस देश की राजनीतिक सत्ताओं ने इस देश को हरा दिया है। इतना करप्शन है, इतने ज्यादा तरीके से सत्ता हावी हो जाती है, तो क्या मौजूदा वक्त में राजनीति से प्रेम लोगों का जाग गया, या एक बदलाव के बाद एक इस देश के भीतर में स्टैग्नेंसी आ गई थी, एक रुकावट थी, एक स्थिरता थी। और कांग्रेस ने खुद को सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर जब रखा और राहुल गांधी ने खुद को उस सक्रिय राजनीति से अलग कर लिया, तो क्या यह भारत के भीतर बहुत बड़ी घटना है? 4-5 हिस्सों में इसको आज समझने की जरूरत है। पहला सवाल, आरएसएस की विचारधारा और उस विचारधारा पर बीजेपी का चलना। इस देश के भीतर में वोटों का ध्रुवीकरण और इस देश के भीतर में नफरत के शब्द, इन दोनों अक्ष तले जिस धागे को राहुल गांधी इस देश में भारत जोड़ो यात्रा के साथ पिरोना चाहते हैं, दरअसल वह यात्रा और वो धागा आरएसएस और बीजेपी से ही निकला हुआ है, जिसने इस देश के पिरोए हुए धागे को तोड़ दिया और राजनीतिक तौर पर सत्ता पर काबिज हो गई। और उस सत्ता को कैसे उससे छीना जाए, आज की तारीख में विपक्ष के पास कोई मंत्र नहीं है। मशीनरी या मैकेनिज्म क्या चुनाव जीतने के लिए यही मायने रखते हैं? विधायकों की खरीद या सांसदों की खरीद और पूंजी का किसी एक सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी के पास होना क्या यही मायने रखते हैं? इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ता को बरकरार रखना और उसके बाद उस सत्ता को बरकरार रखने की दिशा से बढ़ते हुए कदम ही नेशनल पॉलिसी होंगे, क्या यह वाकई स्थिति इस देश के भीतर में आ चुकी है? जिन 5 सवालों पर हमको लगता है गौर करना चाहिए, वो 5 सवाल बड़े सीधे और साफ हैं। मीडिया, विपक्ष के पास अब वो नहीं है। अपनी बातों को पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी से अलावे कोई दूसरी चीज दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। और मीडिया की भूमिका अगर सीधे सीधे सत्ता के साथ खड़ी है, तो राजनीतिक तौर पर कांग्रेस और कांग्रेस की पदयात्रा आपको कहां दिखाई देगी? जाहिर है उसके अपने मंच पर दिखाई देगी, और वो मंच उसी का होगा। तो फिर मतलब क्या है? मतलब यह है कि दरअसल इस मीडिया की भूमिका ने कांग्रेस को पहली बार उस जनता की दिशा में ढकेल दिया कि आपको वहां जाना ही होगा। संवाद हम नहीं करेंगे, आपके संवाद लोगों के जरिए अगर इस देश की राजनीति की फिजा को बदल सकते हैं, राजनीतिक तौर तरीकों को बदल सकते हैं, तो हम देखेंगे। मीडिया का प्रवोक करना कांग्रेस और राहुल गांधी को उस सड़क पर ले जाता है जहां पर सत्ता की चकाचौंध नहीं है, जहां पर गांधी नेहरू परिवार की चकाचौंध नहीं है, वो ताकत नहीं है, वह बिचौलिए नहीं है, वह कॉकस नहीं है, सीधा संवाद है और बहुत ही नेचुरल वे में। संवाद की दृष्टि इसी रूप में है जैसे एक तस्वीर आप हमारे पीछे देख रहे हैं। जो मिला गले लगा लिया, ना जाति पूछी ना धर्म पूछा, और हो सकता है राज्य भी नहीं पूछा, जिला भी नहीं पूछा, कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नहीं पूछी।
जो मिला साथ चल पड़ा। वो 18 बरस से कम का ही क्यों ना हो, यानी वोट की ताकत उसके पास अभी आई ही क्यों ना हो। राजनीति की यह परिभाषा सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर क्या इस देश को मजबूत करती है? जो राजनीतिक प्रयोग 1925 से आरएसएस ने इस देश के भीतर में यह कहकर शुरू किया कि मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं, यहां पर हिंदुत्व का राज होना चाहिए, और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कभी सावरकर को आगे रखकर की, कभी गोलवलकर के जरिए की, और होते होते मोहन भागवत जो कि जेड सिक्योरिटी के दायरे में आकर अपनी पहलकदमी कर रहे हैं, उनके जरिए भी हिंदुत्व का पाठ इस देश को सुनाई देने लगा। क्या यानी ध्यान दीजिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन भारत की राजनीति में किस तरीके से मोदी सत्ता काल में हो रहा है, और मोदी सत्ता काल में ही क्यों हो रहा है। सिर्फ मीडिया नहीं, दूसरा सवाल है चुनावी जीत। चुनावी जीत अगर सर्वोपरि हो जाए और जमीनी तौर पर जो अपराध राजनीतिक सत्ता करती है वह चुनावी जीत के कारपेट तले दब जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? उसके बाद कोई रास्ता बचता नहीं है कि आप चुनाव कैसे जीतें। और चुनाव जीतने के लिए आप 2014 में गए, 2019 में गए। 2014 और 2019 के बीच में आपने लगभग 35 राज्यों में, जो अलग अलग केंद्र शासित राज्य हैं या देश के बड़े राज्यों की तुलना में, 35 चुनावों को आपने देखा परखा। कुछ जगहों पर छिटपुट जीत भी मिली, लेकिन बहुसंख्य जीत उसी पार्टी के कब्जे में जिसको 2014 में बहुमत के साथ जीत मिली थी, और 2019 में भी। जीत का यह मैकेनिज्म केंद्र से निकलकर राज्यों तक गया, और अगर मैकेनिज्म आपके पास है, मशीनरी आपके पास है, तो तीसरा सवाल इस दूसरे सवाल से जुड़ जाता है कि चुनावी जीत में क्या पूंजी का योगदान मायने रखता है? क्या स्वायत्तता को खत्म करना मायने रखता है? क्या फेडरलिज्म को दरकिनार करना मायने रखता है? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को अपने हाथ में शामिल करना रहता है? यानी ध्यान दीजिए, इस पूरी प्रक्रिया में जनता के साथ राजनीतिक सत्ताओं का जुड़ाव सिर्फ वोट के तौर को देखा गया, और वोट कितने मिले हैं, जीत कितनी मिली है, वही एक एनालिसिस हो गया। यानी 90 करोड़ वोटरों के भीतर हमको 23 करोड़ वोट मिल जाए, हमको 30 करोड़ वोट मिल जाए, बाकी 60 करोड़ नहीं वोट मिल रहा है, 70 करोड़ वोट नहीं मिल रहा है, यह मैटर नहीं करता है इस लोकतंत्र के भीतर। यानी राजनीति उस बहुमत को खोजती है जो एक समूह के भीतर में सबसे ज्यादा संख्या में एक तरफ जहां पर खड़ी हो, और वो जरूरी नहीं है कि वह विरोध की संख्या की तुलना में बराबर या उससे ज्यादा की हो, कोई मायने नहीं रखता है। राजनीति के इस मंत्र को क्या 70-75 बरस लग गए समझने में कि भारत की राजनीति में लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया पर जिसने कब्जा कर लिया उसको आप हटाएंगे कैसे? और अगर आपके साथ आरएसएस खड़ा है जो कि सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर इस देश के भीतर घुस चुका है, उसको आप काउंटर कब करेंगे? जबकि आरएसएस ही राजनीति का पाठ और राजनीति का ककरा जनसंघ से पढ़ाते हुए बीजेपी तक ले आया। यूं ही अडवाणी नहीं निकल गए थे, और यूं ही बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं होता, और यूं ही अयोध्या का भी जिक्र नहीं होगा, यूं ही महाकाल का जिक्र भी नहीं होगा, काशी का भी जिक्र नहीं होगा, मथुरा का जिक्र भी नहीं होगा, यूं ही नहीं होगा, धारा 370 को लेकर भी जिक्र यूं ही नहीं होगा। ये सारे सवाल कौन से हैं? ये सारे सवाल भारत की राजनीति जो चुनाव पर टिकती चली गई, और राजनीतिक तौर पर जीत हार ने सारे मंत्र उस सत्ता के हाथ में दे दिए कि दरअसल यही पूरा सिस्टम है। तो इसके साथ जुड़ा हुआ जो चौथा हिस्सा है वह पूंजी पर टिका हुआ है, जो देश की पूंजी बेच भी देते हैं और जनता की संपत्ति को लूटते भी हैं, और कौड़ियों के मोल अपने मित्रों को बांट भी देते हैं। राजनीति के इस कारपेट पर चलने की हैसियत कांग्रेस की नहीं है, अब वामपंथियों की भी नहीं है, और जो छत्रप आपको नजर आते हैं उनकी भी नहीं है, और जनता की भी नहीं है। और जनता की नहीं है, इसे जनता अभी तक राजनीतिक दलों के अक्स तले अपनी ताकत को देखती थी, कभी जाति तले, कभी धर्म तले। तो क्या राहुल गांधी इस जाति और धर्म की परिस्थितियों से निकलकर राजनीति की एक नई लकीर खींचना चाहते हैं, जिस लकीर तले इस देश के भीतर में जो राजनीति लोगों से सरोकार ना बनाकर चुनावी जीत के आश्रय पॉलिसी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता में बरकरार रखने के लिए करती थी,
उसके समानांतर एक बड़ी लकीर खींचना चाहते हैं। महात्मा गांधी अक्सर बड़ी लकीर खींचा चाहते थे। और ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने कोई प्रयास नहीं किया। राजनीतिक तौर पर उनकी हार हो चुकी है। इस देश ने उन्हें हर चुनाव में पराजित किया है। वो अलग अलग चुनावी नारों के साथ कई मौकों पर आए। वो मौका चाहे सूट बूट की सरकार का हो, वो मौका चाहे भूमि अधिग्रहण को लेकर हो, वो मौका चाहे नोटबंदी को लेकर हो, वो मौका चाहे गब्बर सिंह टैक्स यानी जीएसटी को लेकर हो, वो मौका कोई भी हो सकता है। और हर नारे के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस की सक्रियता राजनीतिक तौर पर अलग अलग चुनाव में बार बार दिखाई दी। और यहां तक दिखाई दी जब खुले तौर पर ऐलान हो गया कि हमारा नारा यही है पॉलिटिकल की चौकीदार चोर है। बावजूद इसके राजनीतिक हार मिली। सवाल सबसे बड़ा यही रहा कि जनता किसके साथ खड़ी है। इसको अभी तक वोट के सहारे देखा जा रहा था। और वोट देने से पहले किसी तरीके की कोई मशक्कत जो सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर इस देश के भीतर होनी चाहिए, वह भी सत्ता के जरिए ही निकलती थी। और उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर भारत की राजनीति लोकतंत्र को जीने का काम करती रही। क्या यह आसान काम नहीं है कि हिमाचल में चुनाव हो रहे हैं और जिसे कांग्रेस संभालनी है वो पैदल यात्रा कर रहा है, पदयात्रा पर निकला है। गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, वो पदयात्रा पर निकला है। राजस्थान में चुनाव होंगे, कल तेलंगाना में चुनाव होंगे। कर्नाटक से भी निकला है, कर्नाटक में भी चुनाव होंगे। इन जगहों से चुनाव से अनभिज्ञ है या चुनाव को लेकर वह चाहता है कि दरअसल एक नई परिस्थिति इस देश के भीतर में खड़ी हो, क्योंकि हमारे पास चुनाव जीतने का मैकेनिज्म नहीं है। हम कोई हुनरमंद नहीं है कि चुनाव इस रूप में जीत जाएं। तो ऐसे में बीजेपी और आरएसएस ने जो इस धागे को इस देश के भीतर में बिछाया और राजनीतिक तौर पर संघ से निकला हुआ एक प्रचारक इस देश का प्रधानमंत्री बन गया, उसको ध्वस्त करने के लिए क्या उस सिरे को पकड़ने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं तो 2024 में मौजूदा सत्ता के पसीने छूट सकते हैं। इस देश के भीतर में स्वयंसेवक भी सोच रहा है, जो आरएसएस का है, जो तमाम प्रांतों में बैठा हुआ है। उसके जहन में भी यह सवाल है कि उसकी भागीदारी और उसकी सरोकारी सत्ता के जरिए मलाई खाने की नहीं थी। कल तक रेलगाड़ी के दूसरे दर्जे में सफर करता था, आज वो हवाई जहाज पे घूम रहा है। और जनता के भीतर की जो विकट स्थिति है, जो गरीबी और मुफलिसी है, वो और ज्यादा मुश्किल हालात में लाकर खड़ा कर रही है। क्या यह सोच सकता है या सोच रहा होगा, या जिस जिस संगठन को जिस जिस कार्यक्षेत्र के लिए खड़ा किया गया, क्या वहां पर कोई काम हो रहा है, या गवर्नेंस यानी दिल्ली में बैठी हुई सत्ता कुछ सीएसआईआर का पैसा दे देती है या अलग अलग माध्यमों से कोई वेलफेयर स्कीम ले आती है? तो क्या यही सबका साथ सबका विकास यही है क्या? भारत की राजनीति जिस अमृतकाल के दौर में चल रही है, इस अमृतकाल के दौर में भारत की राजनीति के भीतर लोग उस विष को लगातार हर राजनीति के दौर में पिया है उन्होंने। वो ऐसा नहीं है कि मोदी काल के वक्त में पी रहे हैं, उन्होंने मनमोहन सिंह के काल में भी विष को पिया है, उन्होंने वीपी सिंह के दौर में भी पिया है, चंद्रशेखर के दौर में भी पिया है, देवगौड़ा के दौर में भी पिया है, और पीवी नरसिम्हा राव के दौर में भी पिया, और इंदिरा गांधी के दौर में पिया। ऐसा नहीं है। यानी भारत के भीतर के लोकतंत्र की जो जमी थी, क्या उसे पलटने की ताकत यह पदयात्रा रखती है, जो पूरे तरीके से उस राजनीति से मोहभंग खुद का कर चुकी है, जो वो नहीं चाहती है कि हम इस पचड़े में फंसे कि पंजाब में हमने कैप्टन को क्यों निकाल दिया और गहलोत अड़ गए तो हम उसे निकाल क्यों नहीं पा रहे हैं। पता नहीं बघेल जीतेंगे नहीं जीतेंगे, काम तो अच्छा किया है उन्होंने, लेकिन जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, या फिर जो घमासान चलता है और जो अहंकार मंत्री बनने के बाद आ जाता है और मुख्यमंत्री तक में रहता है, उस अहंकार को तोड़ने के लिए क्या राजनीति को बदला जा सकता है? बड़ी आदर्श सोच है ये। और इस आदर्श सोच तले राहुल गांधी जिस कांग्रेस को खोज रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इस देश की जनता जो उनके साथ पैदल चल रही है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कर नहीं सकती है। इतना बड़ा इवेंट मैनेजमेंट जिले दर जिले, राज्य दर राज्य संभव है नहीं।
लोगों का जुड़ाव है, लोगों की आंखों के सपने हैं, उनके पैरों में फटे हुए छाले हैं, उनके भीतर का दर्द है, उनकी जरूरतें हैं, किसी ने सुना ही नहीं। हर के पास एक अपनी जिंदगी की अपनी कहानी है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। इस देश के भीतर में वो पॉलिसी बना रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हैं बैंक में 2,000 रुपए डालकर, या फिर अलग अलग माध्यमों से अलग अलग पॉलिसी के जरिए कुछ ऐलान हो रहा है। और इन सब के बीच भारत की राजनीति इस देश में सबसे बड़े लोकतंत्र का तमगा लिए इसका ऐलान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करने से नहीं चूक रही है कि देखिए हम हैं 140 करोड़ के अगवा नेता। भारत की राजनीति के भीतर राजनीतिक प्रयोग करने निकले राहुल गांधी जिस रास्ते चले हैं उसमें अब सवाल राहुल गांधी का नहीं है, गांधी नेहरू परिवार तो दूर की गोटी हो गई। उसमें कांग्रेस का सवाल भी नहीं है, उसमें सवाल यह है कि पहली बार कोई शख्स अपनी चकाचौंध ताकत को बस्ते में डालकर निकल पड़ा इस रास्ते कि दरअसल हम कैसे चीजों को डेवलप करेंगे। और जो तमिलनाडु से निकलकर केरल, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आने वाले वक्त में अब राजस्थान और उसके बाद उत्तर प्रदेश, कल्पना कर रहे हैं जब राजस्थान में यात्रा जिस दिन पहुंचेगी उस दिन 8 नवंबर होगा, रिजल्ट आएगा उस दिन गुजरात का और हिमाचल का। कल्पना कीजिए दोनों राज्यों में कांग्रेस साफ। क्या यह यात्रा खारिज हो जाएगी और इस यात्रा के पीछे कोई जनता खड़ी नहीं होगी, या फिर इस देश की चुनावी प्रक्रिया को जनता ने राजनीति का एक अलग सिरा मान लिया है और पदयात्रा करते राहुल गांधी के साथ खड़े होकर वह एक दूसरे सिरे को टटोलना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। और यह लकीर क्या 2024 में कुछ नई परिस्थितियों को खड़ा तो नहीं कर देगी? फिर वही सवाल, यहां सवाल राहुल का नहीं है, यहां सवाल इस देश का है। इस देश के सामने जो अलग अलग मुश्किल हालात और आने वाले वक्त में उनके अपने बच्चों के सामने जो मुश्किल हालात आने वाले हैं, क्या यह यात्रा उनको सचेत कर रही है? और क्या ऐसी परिस्थिति में इस देश को लाकर खड़ा कर रही है जो यह बताए कि इस राजनीति से तौबा कर लीजिए और नए तरीके से, नए विचारों के साथ, नई सोच के साथ इस राजनीति को मथने की शुरुआत कीजिए? राहुल गांधी के इर्द गिर्द क्या वाकई समूचा भ्रष्ट औरा खत्म हो गया? समूचे ताकतवर कांग्रेसी नहीं दिखाई देते हैं? दिखाई देते हैं, लेकिन आप उन पर उंगली नहीं रख पाएंगे क्योंकि इस देश के भीतर की जनता और वो जन समुद्र जो है उसमें ये नेताओं की कोई हैसियत नहीं है। जो दिखाई देते भी होंगे लेकिन उनका कोई महत्व नहीं है। अब यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल किसी के जहन में भी राजनीतिक तौर पर आ रहा है कि वो कर्नाटक से तो गुजरे, तेलंगाना से गुजरे, राजस्थान से भी गुजरेंगे, आंध्र को भी उन्होंने छुआ, चुनाव तो वहां भी होंगे, तो क्या इसका असर दिखाई देगा? इंतजार करें या नहीं करें? नहीं करना होगा। गुजरात और हिमाचल के चुनाव परिणामों के अक्स तले भी इंतजार नहीं करना होगा क्योंकि एक राजनीतिक हार का तमगा कांग्रेस की छाती पर चस्पा है, इससे कोई इनकार ना करे। नेहरू गांधी परिवार का औरा जो था वो औरा ध्वस्त हो गया मोदी की राजनीति के सामने, इससे इनकार कोई ना करे। इस देश के भीतर में चुनाव जिस लोकतंत्र को जीता है उस चुनाव के सामने मैकेनिज्म और हुनर जो सत्ता के पास था उसने ध्वस्त उसे भी कर दिया। तो क्या मायने रखता है इस देश के भीतर में इलेक्शन कमीशन हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो? कोई मायने नहीं रखता है। और शायद इसीलिए सवाल यह नहीं है कि कांग्रेस बदल जाएगी क्योंकि राहुल बदल गए, विपक्ष बदल जाएगा क्योंकि कांग्रेस बदल जाएगी, बिल्कुल नहीं। सवाल यह है कि इस देश की जनता बदलेगी या नहीं बदलेगी, और यही पसीना मौजूदा सत्ता के माथे पर शिकन के तौर पर उभर रहा है क्योंकि उसे समझ में आ रहा है कि जिस राजनीति का पाठ उसने पढ़ाया है और आने वाले वक्त में विकसित भारत का जो सपना संजो कर दिखाया है वह ठीक वैसे ही है कि जो 15 लाख का जिक्र किया या फिर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की महानता का जिक्र गाहे बगाहे और अंतर्राष्ट्रीय गुरु से लेकर भारत की विचारधारा में हिंदुत्व का पाठ जो पढ़ाने की कोशिश की गई वह सब कुछ धूमिल है। दुनिया के लिए भारत एक ऐसा देश है जिसे भूख है, जिसके भीतर चंद लोगों का एक बड़ा बाजार है, जिसके भीतर कॉरपोरेट का नेटवर्थ है, जिसके भीतर उस सारी चीजों को समेटे हुए प्रधानमंत्री हैं। और शायद बातचीत तो उन्हीं से करनी है, किसी दूसरे से तो करनी नहीं है, तो क्यों नहीं उन्हीं को अपने अनुकूल कर लिया जाए। इस परिस्थिति को क्या जनता समझ रही है या समझ जाएगी, यह भी एक इम्तिहान है। लेकिन यह आरएसएस की उस विचारधारा और 1925 से अब जब 100 बरस पुणे
होने जा रहे हैं, उस कालखंड में उसकी वह पूरी विचारधारा ध्वस्त हो रही है कि वो सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है या बीजेपी जैसे सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कैडर के तौर पर काम कर रहा है। मैकेनिज्म उसी के पास है, कैसे इस देश के भीतर में वोटों का ध्रुवीकरण करना है। उसके समानांतर यह एक दूसरी राजनीति है। इस राजनीति को गैर राजनीति कहिए, राजनीतिक हार कहिए, लेकिन यह एक इस देश के लोगों का एक पाठ है। उस पाठ को लेकर अगर लोग तैयार हो गए, खड़े हो गए, तो सवाल है कि वो भ्रष्ट कांग्रेसी भी क्यों ना हो, उसे भी दरकिनार किया जाएगा। लेकिन इन परिस्थिति में एक नई कांग्रेस खड़ी होगी, नया विपक्ष खड़ा होगा, और हो सकता है यह संघ को भी उस दिशा में ले जाकर खड़ा कर दे जहां वो सोचने के लिए बेचैन हो जाए, जो हो रहा है क्या उसे होने देना चाहिए था। धागा तो इस देश में नया बन रहा है, लोग जुड़ भी रहे हैं। जो धागा बनाया गया तोड़कर उस धागे को अब लोग खुली नजरों से देख भी रहे हैं। तो इंतजार मत कीजिए, सवाल सिर्फ एक ही बात का है, जो हो रहा है उसको लेकर चौकस रहने की जरूरत है, समझ की जरूरत है। और यह पाठ अगर पथ यात्रा में है तो बाकी जगहों से यह गायब हो चला है, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट का दायरा हो, चुनाव आयोग का दायरा हो, सीवीसी का दायरा हो, इस देश की जांच एजेंसियों का दायरा हो, इस देश की मीडिया का दायरा हो। तब आपको संवाद कायम करना है। इस देश से कैसे करेंगे, मुश्किल सवाल जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।